सर एक जज के ऊपर लाखों रुपया खर्च होता है गवर्नमेंट का, और एक वकील के ऊपर शून्य खर्चा होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर आप बैंक मैनेजर हैं, आप पे कोई हेडेक नहीं है, आप डॉक्टर हैं, भाई ठीक है ट्रीटमेंट देंगे, कोई हेडेक नहीं है। आप बिजनेस में इतना हेडेक नहीं होगा। लेकिन एक एडवोकेट जब उसके पास कोई ब्रीफ आता है और ब्रीफ के साथ 5,000 रुपये आते हैं सर, वो आदमी, वो व्यक्ति, वो क्लाइंट हमको 50,000 रुपये की टेंशन देके जाता है सर। ये हमारी आवाज नहीं उठती कि क्या किया गया एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए। सर शायद 0/0। सर जैसे कहा जाता है घर में अगर कोई माँ अशिक्षित है या वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आने वाले बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से किसी भी समाज का आईना होता है एडवोकेट। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता यदि ओम शर्मा जी को कम से कम हमारा समाज ये एश्योरेंस दे देता कि भाई ये दुख का विषय है कि आपकी लीवर ने फंक्शनिंग बंद कर दी या उसमें प्रॉब्लम है, लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि एक डुगडुगी हमें दी गई कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सभी वकीलों को हेल्थ इंश्योरेंस और डेथ पर एक निश्चित धनराशि देगी, और यहां से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है वकीलों के साथ। आप ये कहना चाह रहे हैं केवल उन्हीं लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा जो दिल्ली के ही वोटर्स हैं। सर आप बार के युवा नेता हैं, मेंबर्स को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं और अपेक्षा होनी भी चाहिए। मेंबर्स आज भी आपके उस टेन्योर को याद करते हैं जब आप ऑनरेरी सेक्रेटरी थे, पर्टिकुलरली उस कोविड पीरियड के मामले के अंदर आके जो आप लोगों का कंट्रीब्यूट रहा है, उस बाबत सर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वाकई कोविड पीरियड के अंदर जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई? विद रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट सर, किसी भी कोर्ट में दिल्ली के चले जाइए, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, जजेस के लिए बेहतरीन लाइब्रेरी है, रिक्रिएशन सेंटर है, कैंटीन्स, कैफेटेरिया है, और आप उसके पहले आप आइए एडवोकेट्स के लिए प्रॉपर यूरिनल भी नहीं है सर। करोड़ों रुपया। मैं अपने टाइम के जो 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा उनका, माननीय धर्मेश शर्मा जी जो अब जस्टिस धर्मेश शर्मा जी हैं, और कटपालिया साहब, माननीय कटपालिया जी जो इसमें जस्टिस कटपालिया जी हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा इस बात के लिए करता हूं, जब मैंने कहा सर लाखों करोड़ों रुपया आता है वो पैसा रिफंड हो जाता है। मैंने मेरी बार की हालत आप देखिए, बोले क्या दिक्कत है बार, सब कुछ ठीक है। मैं सर आप चलिए। सर उन्होंने जब विजिट किया तो वो बोले तुम्हें रोडों पे चलते कैसे हो, इसमें 6 इंच के गड्ढे हैं, इन हॉल में आप रहते कैसे हो, ना पंखा काम करना इसी में से, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा कैंपस है, हम इसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मेंबर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम इनको रेनोवेट या रिफर्बिश करें। तो उन्होंने लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का फंड, अगर उस समय कटपालिया जी करा सकते थे तो उसके बाद के डिस्ट्रिक्ट जज या उससे पहले डिस्ट्रिक्ट ने क्यों नहीं करवाया? सर मैं वापस उस मुद्दे पर आ रहा हूँ, ओम शर्मा जी के इंसिडेंट के ऊपर। उन लोगों ने बहुत सारे वकीलों ने उनकी मदद भी की है, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल की तरफ से कोई हेल्प नहीं की गई है, लेकिन मेंबर्स ने इंडिविजुअली मदद की है। तो मुझे ये भी पता चला आपने भी उनको, आपका अच्छे गहरे दोस्त रहे और आपने भी इस बात कुछ ना कुछ उनकी फाइनेंशियल हेल्प की है, जबकि आप दिल्ली में भी नहीं थे उस समय। अब ये उस दुनिया में नहीं है। हमारी हेल्प कोई माने नहीं रखती, हम सब मीडियोकर फैमिली के लोग हैं सर। हमारा 10-5 हजार किसी भाई को दे देना, वो भी कितनों को दे देना सर, आप हो हम हो, वो हम जब तक सिस्टम नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। एक 44 साल का युवा जिसको 20 साल से प्रैक्टिस में है, उस हताशा से, उस क्षण का अंदाजा हम लगा करके रूह कांपती है। पत्नी बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, वो जा रहा है, उसके सोचिए उसके मन पर क्या बीत रहा होगा, और जाकर के वो सुसाइड करता है। जुडिशरी भी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं वकीलों को बिल्कुल खत्म कर दी जाए, चालान का सिस्टम सब खत्म, डीएलएससी ने जो हमारी नॉर्मल एक हमारी वकील भाई की प्रैक्टिस वो सब खत्म कर दी। आर्बिट्रेशन पैनल बने हुए हैं, पैनल में कौन है? रिटायर्ड जजेस, सो कॉल्ड बड़े बड़े एडवोकेट्स, और उनकी फीस पर पेशी सर 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। सर क्या तमाशा है। आज आप देखिए ट्राइब्यूनल्स में, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चले गए एलिवेट होकर के हाई कोर्ट से अपने रिटायरमेंट पहले इंतजाम कर लेते हैं कि कहीं ना किसी आपका, चाहे वो एनसीईआरटी में चले जाए, चाहे एनसीएलटी में चले जाए, चाहे वो कंज्यूमर में चले जाए, वहाँ का उनका 5 साल का अपना वहाँ रिजर्वेशन। मतलब क्या इस देश में जुडिशरी सर्वाइव करेगी? ऑल ओवर इंडिया देखें तो हमारा 15 लाख एडवोकेट है। मैं क्योंकि रूरल एरिया से आता हूँ, मैं यूपी के एरिया से आता हूँ, वहाँ प्रॉपर लोगों को छांव के, पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं सर, बैठने की जगह नहीं, खाने पीने की जगह नहीं, कुछ भी नहीं, बस न्याय व्यवस्था चल रही है। ऐसे नहीं चल सकता सर।
ये 15 लाख लोगों की जिम्मेदारी लेनी होगी। वोट बैंक पॉकेट सबसे ज्यादा डैमेज करता है। पर्टिकुलर कास्ट पे पंडित जी हैं, भाई शर्मा सारे वोट दे दो, बनिए सारे वोट दे दो, ठाकुर सारे वोट दे दो, ये क्या मतलब है? ये सिस्टम ठीक नहीं है। हमें इन सब पे ही देखना होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे भाई भी जिम्मेदार हैं। बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी यहीं तक है कि कोई मर्डर हो जाए, वकीलों के ऊपर जाति हो, मार पटाई हो, और उसके बाद बात हो जाए एक दिन का एब्सेंट करके, हड़ताल करके, भाई यही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। सर 2015 में आपको ध्यान होगा 30 यारी में एक मर्डर हुआ था हमारे एक वकील साहब। जब उनकी वाइफ से मैं मिला और मैंने कहा कि रात को भाई साहब नहीं आए तो आपने फोन क्यों नहीं किया, तो सर आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे, उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा था भैया इसमें आउटगोइंग के पैसे नहीं थे। 600 रुपए उनकी जेब में, 2 बेटियां, हिमाचल प्रदेश डेड बॉडी जानी है, 25,000 रुपया जो आइस वाली जो रेफ्रिजरेटर वाली एक वो होती है एम्बुलेंस, वो मांग रही है, वो पैसा उनके पास नहीं है। तो ट्रांसप्लांट शायद 20 या 25 लाख रुपए का प्रोसेस है, पैसा बड़ा है लेकिन एक भाई की जान से ज्यादा नहीं। अगर कोई सुविधा मैं फिर कह रहा हूं सर, बार काउंसिल दिल्ली, बार काउंसिल इंडिया या कोई ऐसा फोरम गवर्नमेंट का अगर प्रोवाइड कराता तो शायद ओम शर्मा इतना कठोर, निर्दयी, निर्मम अपने प्रति, अपने परिवार प्रति स्टेप ना उठाते। अक्षय के केस के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या बार एसोसिएशन ने, जबकि वो एक पुलिस वाले का बेटा है, एसीपी का, तो उसके बाबत जो है इतना कुछ हुआ है, अभी तक लाश भी उसकी नहीं बरामद हो पाई है। तो फिर कहना चाहूंगा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो सस्ते में अपनी इतनी कीमती जान तो नहीं कोई गवाता। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ रोज पहले ही हमारे एक मित्र, वकील साथी एंड कुलीग ओम शर्मा जी ने साकेत कोर्ट के चैम्बर ब्लॉक की 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। और एक दूसरे एडवोकेट मिस्टर लक्ष्य, जो कि दिल्ली पुलिस में एसीपी साहब के बेटे हैं, मर्डर हो गया और अभी तक लाश भी बरामद नहीं हुई है। वकीलों की क्या परेशानियां हैं, वकील किन परेशानियों के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे वह हेल्थ इश्यू का मसला हो, चाहे उनकी सिक्योरिटी का मसला हो। अगर इन दोनों इश्यू को ध्यान से देखेंगे, एक इश्यू वकीलों की हेल्थ से जुड़ा हुआ है तो दूसरा इश्यू वकीलों की प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। ना जाने पूरे हिंदुस्तान में हर रोज कितने ही हादसे हो रहे हैं जिसका जिक्र अखबारों में भी नहीं होता। केवल एक दिन की हड़ताल करके वकील अपना रोष दिखाते हैं, लेकिन इस सिलसिले में क्या कंक्रीट कदम उठाए जाने चाहिए? लगता है बार एसोसिएशन, बार काउंसिल इस तरह अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। क्या वकील भी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं? इस सिलसिले में आज हमारे साथ श्री दिव्य दर्शन शर्मा जी, जो कि बार के युवा नेता हैं, दिल्ली बार एसोसिएशन के ऑनररी सेक्रेटरी भी रहे हैं, वकील भाइयों के लिए कुछ करने का जज्बा भी रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इसको वह किस रूप के अंदर देखते हैं, उनके सुझाव क्या हैं। सर, आपका वकील साहब इंडिया की चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार और आज वकील साहब चैनल पे आने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, जैसे कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आज इस डिबेट में रखे हैं। पहला कि वकीलों के ऊपर अगर कोई हमला होता है, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, तो उसमें बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन के साथ साथ जो प्रशासन है उसका रवैया किस तरह से रहता है। और दूसरा, जो अभी हमारे बहुत ही प्यारे भाई ओम शर्मा जी के साथ जो अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ है, किन कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में उनको आत्महत्या करनी पड़ी, क्योंकि आप ये मानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जीवन को छोड़ देना इतना आसान नहीं होता। क्या वो परिस्थितियां रही होंगी, तो उसका विश्लेषण करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सर, बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हमारी 2 बॉडियां हैं जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। पहला, हर एक स्टेट में हमारी स्टेट की बार काउंसिल्स और उनके ऊपर हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत दुख के साथ और जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, मुझे इससे कहने में बिल्कुल भी कोताही नहीं है कि मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि बार काउंसिल इंडिया कौन से ऐसे मेजर्स और कदम उठा रही है जो वकीलों के, उनके रोजगार के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए महत्वपूर्ण है। मैं पिछले 28 सालों से इस प्रोफेशन में हूँ और दुख के साथ कह रहा हूँ, 2 बार मैंने बार काउंसिल दिल्ली की भी जिम्मेदारी एज ए ऑनररी सेक्रेटरी ली है। मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। लेकिन दुखद है, मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि जिससे हमारे जो 2 बड़े मेजर इश्यू, उनमें कोई उनके बोल्ड स्टेप आते
चाहे उसके लिए उनको गवर्नमेंट से टकराना पड़ता, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, और साथ में हमारी सोशल सिक्योरिटी में चाहे वो पेंशन स्कीम हो या हमारी हेल्थ रिलेटेड। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नहीं होता यदि ओम शर्मा जी को कम से कम हमारा समाज ये एश्योरेंस दे देता कि भाई ये दुख का विषय है कि आपकी लीवर ने फंक्शनिंग बंद कर दी या उसमें प्रॉब्लम है, लीवर ट्रांसप्लांट भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि एक डुगडुगी हमें दी गई कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सभी वकीलों को हेल्थ इंश्योरेंस और डेथ पर एक निश्चित धनराशि देगी, और यहां से सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है वकीलों के साथ। सर आज की डेट में अगर मैं अपने स्टेट दिल्ली की ही बात करूं, लगभग 1,70,000 से ज्यादा एडवोकेट एनरोल हो चुके हैं, और जब मैं प्रोफेशन में आया उस समय ये संख्या 40,000 से भी कम थी। दिल्ली गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर के आई कि हम लोगों को, जो हमारे वकील भाई हैं, उनको हेल्थ स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम हम देंगे। सर यहाँ हमसे सबसे बड़ा धोखा हुआ। धोखा इस सेंस में कोविड में भी हुआ, जब हमें ये पता लगा कि ये तो सिर्फ उन्होंने इसलिए सिर्फ अपने वोटर्स के लिए ये स्कीम ली है। और जैसे ही मैं 2019 में डीबीए सेक्रेटरी बना, 2020 दिसंबर में मैं बनता हूँ 2019 में, और जनवरी 20 में मैंने उस समय के चेयरमैन साहब केसी मित्तल जी, जो बहुत ही जुझारू हमारे बार काउंसिल के लीडर हैं, उनसे मैंने कहा सर आप ये देखिए आज की डेट में इन 1.5 लाख या 1,70,000 एडवोकेट्स में से मात्र 20, 30, 40,000 लोगों को ये फायदा मिल रहा है, जो कि 1/4 भी नहीं है। बाकी एडवोकेट कहाँ जाएंगे? वंस वी हैव एनरोल्ड विद द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, लेकिन मैं दिल्ली में रहने के लिए मेरे पास पर्याप्त साधन नहीं है, पैसा नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो मैं नियर बाई कहीं एनसीआर में रुका हुआ हूँ, हरियाणा में, गाजियाबाद में, यूपी में, राजस्थान में, किसी भी जगह से मैं डेली अप एंड डाउन कर रहा हूँ। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? और आज इस डिस्क्रिमिनेशन में, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता दिल्ली, मेरे बहुत सारे भाई आज भी अगर टोटल हम इसका वैल्यूम देखें तो हार्डली इस स्कीम में 40,000 से के आसपास या 50,000 के आसपास भी एडवोकेट इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। सर मैं जो कि टोटल मैं सर आपकी बात को बीच में काट रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं केवल उन्हीं लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा जो दिल्ली के ही वोटर्स हैं, क्यों को नहीं मिलेगा? आप ये कहना नहीं मिलेगा। सर दुख का विषय यहीं पर है, हमारी बार काउंसिल और उसके हमारे माननीय मेंबरान क्या कर रहे हैं? क्यों उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अगर अपने यहाँ से किसी को रजिस्टर कर रहे हैं एडवोकेट को, अब उस एडवोकेट को हरियाणा की कोई पॉलिसी, स्टेट, वहां की स्टेट की, यूपी स्टेट की, राजस्थान स्टेट की, किसी भी स्टेट की अब वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बंदा अब एनरोल्ड हो चुका है बार काउंसिल दिल्ली में। वो कहाँ जाएगा? मैं खुद भी एनसीआर में रहता हूं, गाजियाबाद में रहता हूं, और मुझे ये लाभ नहीं है। ये होने दिया गया, ये चलता रहा, कुछ भी स्टेप्स पर नहीं लिए गए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बार बार बारों की तरफ से ये डिमांड उठती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के माननीय क्या कर रहे हैं उस पर। कभी वो आज तक आकर के इतने लंबे समय से वहां बैठे हुए हैं, कभी उन्होंने जनता के बीच में, हम लोगों के बीच में ये नहीं बताया कि ये इस स्टेज पर है। राजस्थान में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो आया सर, वो मैंने खुद पढ़ा, वो जो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोटेक्शन एक्ट है, उससे आधा भी फोर्सफुल नहीं था सर। जब तक हमारे खुद के मेंबरान, जैसे बार काउंसिल दिल्ली में 25 लोगों की एक कमेटी चुनी जाती है सर, वहां 12-13 का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। कैसे मेरे ग्रुप में 13 लोग आ जाएं, मैं अपना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी एक्सेट्रा बना दूं, कैसे उसके तोड़ लूं, कैसे उसके जोड़ लूं? सर ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस जोड़ तोड़ के समय में ही हम कुछ नहीं कर पाते। 4 दिन के लिए एक पोस्ट का हमारा पदाधिकारी, 4 दिन के लिए एक पोस्ट का पदाधिकारी। भाई क्यों आप ऐसा मखौल क्यों कर रहे हैं हमारे साथ में? आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? हमें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से टकराना पड़े, चाहे हमें स्टेट गवर्नमेंट से टकराना पड़े, अगर हम रिप्रेजेंटेशन एडवोकेट्स के लिए कर रहे हैं तो वो खुल करके होना चाहिए, अदरवाइज हमें अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। सर आपके मैं तमाशा नहीं बनाना चाहिए सर। सर आपकी मैं मखौल बना के रखा हुआ है सर। सर आप बार के युवा नेता हैं, मेंबर्स को आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं और अपेक्षाएं होनी भी चाहिए। मेंबर्स आज भी आपके उस टेन्योर को याद करते हैं जब आप ऑनरेरी सेक्रेटरी थे, पर्टिकुलरली उस कोविड पीरियड के मामले के अंदर आके जो आप लोगों का कंट्रीब्यूट रहा है, उस बाबत सर आप क्या कहना चाहेंगे?
कि क्या वाकई मैं कोविड पीरियड के अंदर जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई? विद ड्यू रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट सर, ये जो कोविड पीरियड आया, मैं इसमें सैल्यूट करूंगा अपनी पूरी कमेटी को, क्योंकि वो पीरियड मेरा दिसंबर 19 से लेकर के और सितंबर 22 तक रहा सर। वो लगभग मेरा पूरा पीरियड कोविड में गया। मार्च में सर कोविड आया, 15 दिन का लॉकडाउन। वो ऐसा पीरियड था जिसमें मेरे एग्जीक्यूटिव्स बार में नहीं आए सर। उसके बाद मेरी बार का कोई भी मेरा भाई, मेरा मेंबर ये नहीं कह सकता कि उसकी कमेटी उसको बार ऑफिस में नहीं मिली। हम जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स थे वो सारे कर रहे थे, चाहे वो कोविड की टेस्टिंग थी, चाहे कोविड वैक्सीनेशन था, चाहे वो सैनिटाइजेशन था चैम्बर टू चैम्बर, गली टू गली, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर या फूड पैकेट जो हमको दिए गए, या कहीं से कोई भी कैसी राशि आ रही थी, हम अपने मेंबर के साथ खड़े थे। लेकिन दुख का विषय यह है कि उस पूरे ही एपिसोड में हमको ना तो स्टेट गवर्नमेंट से ना सेंट्रल गवर्नमेंट से जरा भी कोई मदद नहीं मिली सर। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये कहा जाता है कि हम पार्ट एंड पार्सल हैं जुडिशरी के, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। आप सर ये देखिए, आज की डेट में आप किसी भी न्यायालय में चले जाइए, किसी भी कोर्ट में दिल्ली के चले जाइए, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, जजेस के लिए बेहतरीन लाइब्रेरी है, रिक्रिएशन सेंटर है, कैंटीन्स, कैफेटेरिया है, और आप उसके पहले आप आइए एडवोकेट्स के लिए प्रॉपर यूरिनल भी नहीं है सर। करोड़ों रुपया। मैं अपने टाइम के जो 2 हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा उनका, माननीय धर्मेश शर्मा जी जो अब जस्टिस धर्मेश शर्मा जी हैं, और कटपालिया साहब, माननीय कटपालिया जी जो इसमें जस्टिस कटपालिया जी हैं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा इस बात के लिए करता हूं, जब मैंने कहा सर लाखों करोड़ों रुपया आता है, वो पैसा रिफंड हो जाता है। मैंने मेरी बार की हालत आप देखिए, बोले क्या दिक्कत है आप बार, सब कुछ ठीक है। मैं सर आप चलिए। सर उन्होंने जब विजिट किया तो वो बोले तुम इन रोडों पे चलते कैसे हो, इसमें 6 इंच के गड्ढे हैं, इन हॉल में आप रहते कैसे हो, ना पंखा काम करना इसी में से, इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा कैंपस है, हम इसको प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे मेंबर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम इनको रेनोवेट या रिफर्बिश करें। तो उन्होंने लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए का फंड, अगर उस समय कटपालिया जी करा सकते थे तो उसके बाद के डिस्ट्रिक्ट जज या उससे पहले डिस्ट्रिक्ट जज ने क्यों नहीं करवाया। सर मेरे पास एक चीज, ये प्रपोजल आया, बहुत दबाव तक। आप इसको सोचते हैं कि लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ द बार एसोसिएशन है, आप ये कहना चाहेंगे? सर यहाँ पर उदासीनता है। बार एसोसिएशन के पास अपना कोई फंड नहीं होता सर। बार एसोसिएशन के पास में कहीं से कोई भी हमारे पास पैसा आने का जरिया नहीं होता। सिर्फ जो सब्सक्रिप्शन हमको मिलता है मेंबर से, वही हमारा एक जरिया होता है सर। वो नाकाफी है। एक मेंबर अगर 2 साल में 1000-1500 रुपए देता है तो सर उससे बहुत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बहुत सारे उसमें हमें लाइब्रेरी भी चलानी है, हमें स्टाफ भी रखना है, हमें यूरिनल चलाने हैं, हमें पूरा साफ सफाई मेंटेनेंस रखना है। वो सर पॉसिबल नहीं हो पाता। दुख की बात यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो सारा पैसा है आज की डेट में, आप बार एसोसिएशन में अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको सिर्फ 2000 रुपए देते हैं। आज आप बार काउंसिल दिल्ली में जब एनरोल कराते हैं तो लगभग 16,500 रुपया एक मेंबर से लिया जाता है, और ये फीस और भी ज्यादा बढ़ जाती है कैटेगरी के हिसाब से। और फंड के उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उनकी अपनी ही इंडिजेंट कमेटी है। वो अपने विवेक से, बिना बार एसोसिएशन को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, अपने विवेक से उनका अपना एक डिस्पेंस सिस्टम है सर। मेरा दुख के साथ कहना यह है कि कमेटी या कोई भी बार एसोसिएशन कोई भी हो, कोशिश उसमें 80% लोग बहुत अच्छे होते हैं, 10-20% का मैं नहीं कह सकता। वो दिल से चाहते हैं कि अपने मेंबर्स के लिए कुछ करें, लेकिन हर चीज में आपका होना बहुत जरूरी है। सर मैं वापस, जब पैसा नहीं होगा, सर मैं वापस उस मुद्दे पर आ रहा हूँ, ओम शर्मा जी के इंसिडेंट के ऊपर। उन्होंने बहुत सारे वकीलों ने उनकी मदद भी की है, मैं इस बात को जानता हूं, लेकिन बार एसोसिएशन है, बार काउंसिल की तरफ से उनकी तरफ से कोई हेल्प नहीं की गई है, लेकिन मेंबर्स ने इंडिविजुअली मदद की है। और मुझे ये भी पता चला आपने भी उनको, आपका अच्छे गहरे दोस्त रहे हैं और आपने भी इस बात कुछ ना कुछ उनकी फाइनेंशियल हेल्प की है, जबकि आप दिल्ली में भी नहीं थे उस समय। अब ये उस दुनिया में नहीं है जी। हमारी हेल्प कोई माने नहीं रखती। हम सब मीडियोकर फैमिली के लोग हैं सर। हमारा 10-5 हजार किसी भाई को दे देना, वो भी कितनों को दे देना सर। आप हो, हम हो, वो हम जब तक सिस्टम नहीं होगा तब तक काम नहीं करेगा। एक 44 साल का युवा जिसको 20 साल से प्रैक्टिस में है, उस हताशा से, उस
उस क्षण का अंदाजा हम लगा करके रूह कांपती है। पत्नी बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, वो जा रहा है, उसके सोचिए उसके मन पर क्या बीत रहा होगा, और जा करके वो सुसाइड करता है या फिफ्थ फ्लोर से नीचे जंप करता है। उसके मन के भाव क्या रहे होंगे। हम इतने उदासीन हैं, उसके बाद भी हमारे कान पे जूं नहीं रेंग रही है, हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं आ रहा। हम कभी इस बात को लेकर के चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं लड़ रहे हैं। हमारी बार काउंसिल, क्योंकि सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बार एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है सर। इनका सीधी वार्ता जो पदाधिकारी हैं बार काउंसिल इंडिया और बीसीडी में, आई एम सॉरी टू से, वो सीधी वार्ता कर सकते हैं, सीधा कह सकते हैं कि हम लोग 1,70,000 हैं, हमको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी चाहिए, हमको अगर आप चाहते हो कि जुडिशरी में जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है प्रॉपर चले, तो ये धड़ा भी उतना ही काम करता है जितने की जुडिशरी। सर एक जज के ऊपर लाखों रुपया खर्च होता है गवर्नमेंट का, और एक वकील के ऊपर शून्य खर्चा होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर ये डिस्क्रिमिनेशन डे वन से सब जिस दिन फाइल आती है, सर आप बैंक मैनेजर हैं, आप पे कोई हेडेक नहीं है, आप डॉक्टर हैं, भाई ठीक है ट्रीटमेंट देंगे, कोई हेडेक नहीं है, आप बिजनेस में इतना हेडेक नहीं होगा। लेकिन एक एडवोकेट जब उसके पास कोई ब्रीफ आता है और ब्रीफ के साथ 5,000 रुपए आते हैं सर, वो आदमी, वो व्यक्ति, वो क्लाइंट हमको 50,000 रुपए की टेंशन देके जाता है सर। कैसे जीतना है, क्या जवाब देंगे, कैसे केस को करना है। सर हम हमेशा उसी प्रेशर से जूझते रहते हैं, और इसके लिए आज 75 सालों में कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए सर 75 ईयर्स हो गए, 75 सालों में हमारे लिए ये हमारी आवाज नहीं उठती कि क्या किया गया एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए। सर शायद 0/0। सर ये कहा जाता है कि एडवोकेट आर द गार्डियन ऑफ द सोसाइटी, समाज के संरक्षक हैं, तो सर सवाल आपको नोबल प्रोफेशन का पार्ट एंड पार्सल हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर जब वकीलों की खुद की सेहत ठीक नहीं होगी, तो वो समाज की लीगल हेल्थ को कैसे ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं सर जी। सर जैसे कहा जाता है घर में अगर कोई माँ अशिक्षित है या वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आने वाले बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से किसी भी समाज का आईना होता है एडवोकेट। सिस्टम को कानूनी रूप से दुरुस्त करने का काम जजेस का नहीं, पुलिस का भी इतना नहीं, इतना एडवोकेट्स का होता है। लेकिन जब हम अपनी ही चीजों से जूझ रहे हैं और हमको एक इस तरह से छोड़ दिया गया है सर, हर दिन नए नए हथकंडे अपनाते हैं गवर्नमेंट के। उन्होंने आज की डेट में सर देखें डीएलए से इतना बढ़ा दिया कि जो हमारा एक वकील वर्ग बहुत बड़ा था, उसका सारा काम ये डीएलए से खा गया। उसमें कहीं कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। डीएलएसी की कमेटी में मुझे एक बार मेंबर बनाया गया, क्योंकि मैंने ये कहा कि भाई डीएलएसी आप करो, लेकिन अंधाधुंध नहीं, एक हैबिचुअल ऑफेंडर है उसको भी डीएलएसी, ये मैंने कहा इस तरह से मत करिए, एक सिस्टम बिगड़ जाएगा, एक ताना बाना के पार्ट हम भी हैं, बिगड़ जाएगा। तो एक कमेटी बनाई गई जो ये देखने के लिए बनाई गई थी। ये सर बहुत हास्यास्पद है, जिसमें एक एमएम होगा, एएसजे उसका चेयरमैन होगा और सेक्रेटरी बार उसका मेंबर होगा, यानी एमएम और सेक्रेटरी बार मेंबर होंगे। वो ये देखेंगे क्या इसको डीएलएसी की हेल्प दी जाए, क्या इसकी आईटीआर ये कहती है भाई ये बिल्कुल गरीब है, या ये इसको लगता है सामाजिक रूप से इसको डीएलएसी की सुविधा दी जाए। लेकिन सर सॉरी, एक भी मैटर हमारे पास हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं लाया गया जिसमें हमसे इसकी रायशुमारी की गई। सर एक बात अंधाधुंध डीएलएसी किया जा रहा है। जुडिशरी भी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं वकीलों को बिल्कुल खत्म कर दी जाए, चालान का सिस्टम सब खत्म। डीएलएसी ने जो हमारी नॉर्मल एक हमारी वकील की प्रैक्टिस वो सब खत्म कर दी। आज की डेट में एक नया चीज, अगर आप हाईकोर्ट में जाएंगे तो देखेंगे आर्बिट्रेशन के पैनल बने हुए हैं। पैनल में कौन है? रिटायर्ड जजेस, सो कॉल्ड बड़े बड़े एडवोकेट्स, और उनकी फीस पर पेशी सर 2 लाख 3 लाख 5 लाख। सर क्या तमाशा है। आज आप देखिए ट्राइब्यूनल्स में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चले गए एलिवेट होकर के हाई कोर्ट से अपने रिटायरमेंट पहले इंतजाम कर लेते हैं कि कहीं ना किसी आपका चाहे वो एनसीएलटी में चले जाएं, चाहे एनसीएलटी में चले जाएं, चाहे वो कंज्यूमर फोरम में चले जाएं, वहां का उनका 5 साल का अपना वहां रिजर्वेशन। मतलब क्या इस देश में जुडिशरी सर्वाइव करेगी? सर दूसरे वाले पार्ट को टोटली निग्लेक्ट किया जा रहा है। ये मैं फिर कहूंगा, जस्टिस जुडिशरी के जो हमारा जो सिस्टम है समाज की न्याय व्यवस्था के लिए, ये बहुत घातक है। आप आज की डेट में सर टोटल अगर हम ऑल ओवर इंडिया देखें तो हमारा 15 लाख एडवोकेट है सर। मैं क्योंकि रूरल एरिया से आता हूं, मैं यूपी के एरिया से आता हूं, वहां प्रॉपर लोगों को पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं सर, बैठने की जगह नहीं, खाने पीने की जगह नहीं,
कुछ भी नहीं, बस न्याय व्यवस्था चल रही है। ऐसे नहीं चल सकता सर। ये 15 लाख लोगों की जिम्मेदारी लेनी होगी। आज हमारे 1,70,000 में दिल्ली में है, उसकी जिम्मेदारी सहनशीलता लेनी होगी। वोट बैंक पॉकेट सबसे ज्यादा डैमेज करता है पर्टिकुलर कास्ट पे। पंडित जी हैं भाई, शर्मा सारे वोट दे दो, बनिए सारे वोट दे दो, ठाकुर सारे वोट दे दो, ये क्या मतलब है? ये सिस्टम ठीक नहीं है। हमें इन सब पे ही देखना होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे भाई भी जिम्मेदार हैं। यथासंभव कोशिश की जाती है, लेकिन मैं आपको इस चीज के लिए प्रणाम करता हूँ कि आप इस बात को वकील साहब अपने इस प्रोग्राम में आप उसे उठा रहे हैं। मेरा सिर्फ यहाँ यही कहना है कि ये चीजें भूला नहीं देनी चाहिए कि आज ओम शर्मा जी को गए हुए 4-5 दिन हो गए, कुछ दिन बाद महीना हो जाएगा। कौन ओम शर्मा जी मैं नहीं जानता। सर एक बात दूसरे ओम शर्मा ना हो। सर क्या आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या बार एसोसिएशन की जिम्मेदारी यहीं तक है कि कोई मर्डर हो जाए, वकीलों के ऊपर जाती हो, मार पटाई हो, और उसके बाद बात हो जाए एक दिन का एब्सटेंट करके, हड़ताल करके, भाई यही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दुखद है सर, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो दुखद है, और ऐसा करते हैं तो और भी घृणित है और दुखद है, और हम कलंक हैं सर। चाहे उसमें मैं किसी और को न कहकर अपने लिए कहूंगा। सर 2015 में आपको ध्यान होगा, 30 यारी में एक मर्डर हुआ था हमारे एक वकील साहब का। जब उनकी वाइफ से मैं मिला और मैंने कहा कि रात को भाई साहब नहीं आए तो आपने फोन क्यों नहीं किया, तो सर आप सुनकर हैरान जाएंगे, उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा था भैया इसमें आउटगोइंग के पैसे नहीं थे। 600 रुपए उनकी जेब में, 2 बेटियां हिमाचल प्रदेश डेड बॉडी जानी है, 25,000 रुपया जो आइस वाली जो रेफ्रिजरेटर वाली एक वो होती है एम्बुलेंस, वो मांग रही है, वो पैसा उनके पास नहीं है। देन देर में डिसाइड किया कि ऐसी कंडीशन भी हमारे भाइयों के साथ होती है, बार ऐसी कंडीशन में 1 लाख रुपए देगी ऑन डिमांड। तभी उनके क्रिमेशन का और उसका अलग से दे करके हमने इमीडिएटली 1 लाख रुपए दिया। अपने प्रधान जी को मैं उसमें धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने ये काम मुझे करने दिया, मेरी कमेटी ने ये काम मुझे करने दिया। और सर हमने उस पूरे टेन्योर में लगभग 50 से 60 लाख रुपया ऐसे अपने वकील भाइयों को दिया। लेकिन सर ये बहुत नाकाफी है, ये तुरंत थोड़ा सा एक रिलीफ हो सकता है। हमारी एक इंडिजन कमेटी है सर बार काउंसिल दिल्ली में, लेकिन वहां पर भी जो मिलता है डेथ केस पर 2 लाख रुपया, वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। और जो गवर्नमेंट का मैंने आपको बता ही दिया सर, वो एक तमाशा है, वो नॉट मोर देन ए तमाशा, क्योंकि 1/4 कम्युनिटी को ये ओनली आई वॉश, आप ये कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल आईबाश है। मैं इसमें अपील करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो इसमें इंटरवीन करे, 15 लाख लोगों की जिम्मेदारी ले, हमारे वकील की जिम्मेदारी ले। तो मेरा सिर्फ यहाँ सर यही कहना है कि जागरूकता इस विषय पर होनी चाहिए कि हमारे जो बेसिक्स हैं, हम कोई लग्जरी चीज नहीं मांग रहे, हमारे जो बेसिक्स हैं, कोई पेंशन नहीं है सर, और बहुत बेसिक जो वैसे भी दायित्व बनता है राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कि हमारी कम से कम स्वास्थ्य से रिलेटेड जिम्मेदारी है, वो अपने ऊपर ले। और जो बार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनमें रिक्रिएशन सेंटर्स हो, उसमें कुछ खेलने का भी वो हो। और ऐसी किसी भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में एक मुश्त राशि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कि ये वोटर है इसलिए दिया जाएगा, ये वोटर नहीं है इसलिए नहीं दिया जाएगा, एक घटिया राजनीति के तहत ना हो। उसमें हमारी भावना ये हो कि नहीं, हम एक लीगल फ्रेटर्निटी को इसलिए हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको आगे हम उसको फ्लोरिश करने के लिए एक अपना प्रयास कर रहे हैं। तो सभी भाइयों को इतना कम से कम हो जाए कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कभी अगर फ्यूचर में के साथ हो तो वो उसको अपने आप को सेफ समझे और ऐसे कदम दोबारा ना उठाए। ट्रांसप्लांट की एक चीज कहता हूँ, ट्रांसप्लांट शायद 20 या 25 लाख रुपए का प्रोसेस है, पैसा बड़ा है, लेकिन एक भाई की जान से ज्यादा नहीं। अगर कोई सुविधा मैं फिर कह रहा हूं सर, बार काउंसिल दिल्ली, बार काउंसिल इंडिया या कोई ऐसा फोरम गवर्नमेंट का अगर प्रोवाइड कराता तो शायद ओम शर्मा इतना कठोर, निर्दयी, निर्मम अपने प्रति, अपने परिवार प्रति स्टेप ना उठाते। मेरी पूरी संवेदनाएं ओम शर्मा जी उनके परिवार के साथ है, लेकिन दुख की बात यह, इन संवेदनाओं से कोई कुछ नहीं होता सर। फिर कहना चाहूंगा कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो सस्ते में अपनी इतनी कीमती जान तो नहीं कोई गवाता। इस बात बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है सर। लक्ष्य के केस के बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या बार एसोसिएशन ने, जबकि वो एक पुलिस वाले का बेटा है, एसीपी का पुलिस, तो उसके बाबत जो है इतना कुछ हुआ है, अभी तक लाश भी उसकी नहीं बरामद हो पाई है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर लक्ष्य जी के विषय में भी जो हम लोगों को जानकारी मिली, 2022 के आसपास के वो एनरोल्ड थे, फादर पुलिस में एसीपी हैं, वेल ऑफ फैमिली से हैं, और उसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और हम लोगों ने और रोहिणी बार ने, काकाडूमा बार ने
उसी प्रोटेस्ट करते हुए उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ, एक दिन का हमने वर्क एक्सटेंड किया सर। लेकिन मैं कहता हूँ ये नाकाफी है। हमें इस चीज पर एक टाइम दे करके, टाइम बाउंड होना चाहिए। हमारा हर एक स्ट्राइक भी टाइम बाउंड, एक डिमांड साथ होना चाहिए। हम एकदम स्ट्राइक पर ना जाए। हम पहले पुलिस को एक अल्टीमेटम दें कि भाई इसमें आप स्पीडी इसमें अपना इन्वेस्टिगेशन करिए, अदरवाइज वी विल कंपेल टू टेक दिस स्टेप। एकदम से ना करके, और उसमें एक टाइम हमारा होना चाहिए, टाइम फ्रेम, एक जेन्युइन सा टाइम फ्रेम, क्योंकि चीजें पूरी क्लियर नहीं हुई हैं कि पूरा इंसिडेंट किस तरह से हुआ। उनके फादर भी शॉक्ड हैं। उन्होंने कहा भी कि जो पुलिस कमिश्नर से उनकी मुलाकात हुई है और वो इसको खुद अपने लेवल पे वॉच कर रहे हैं। तो सर बारें उनके साथ खड़ी हैं। बार के लेवल पर सर कभी कोई ढिलाई मुझे नहीं लगता कि हम लोग करते हैं। लेकिन हाँ, इसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ मैकेनिकली हमें ये चीज देखनी होगी कि हम इस तरह की किसी भी उसमें पहले हम अल्टीमेटम दें, और जब उस अल्टीमेटम उस टाइम फ्रेम में वो काम ना हो तब हमें उसके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए, और लॉजिकल एंड तक जब तक हम ना आ जाए तब तक प्रोटेस्ट करना चाहिए सर। लेकिन आप लोग तो सर एक दिन की स्ट्राइक करके अपनी जिम्मेदारी समझते, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है सर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हाँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि एक दिन की स्ट्राइक का भी कोई मतलब नहीं बनता। हम पहले अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज करा दें। हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है सर, मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूं। तब भी मेरा एक कहना था कि ये इंडिविजुअल लेवल पर एक बार ने स्ट्राइक कर दूसरे नहीं कर दी, ये तमाशा नहीं होना चाहिए सर। हमारा फॉलो अप एक्शन तो होना चाहिए ना। चाहिए कि हम सब एक हैं, हमें कोई स्टेप लेना है या नहीं लेना है, हमें पूरा यूनिफॉर्म हमारा एक डिसीजन होना चाहिए। सब लोग डिस्कस करके और सभी लोग करें उसको। उसका एक कठोर मैसेज सर, कमेटी तो ऐसी बने जिससे कि फॉलो अप एक्शन की बात भी है। आपने बिल्कुल ठीक है कि इसको लास्ट तक ले जाने की जरूरत है कि आखिरकार आपने प्रोटेस्ट किया, कंप्लेंट किया, लेकिन उसके ऊपर फॉलो अप एक्शन नहीं होगा तब तक बात नहीं बन पाएगी जो है सर। ये बहुत जरूरी है सर। इसमें भी एक छोटी घटना आपको पता होगा, 20 लाख तक का हमारा जुडिक्शन हुआ करता था, पैकेज जुडिक्शन। उसको 2 करोड़ से सर जब हमने कराया तो लगभग 40 से 42 दिन का पीसीस में स्ट्राइक हुआ जी। हमने कोर्ट को भी समझाया कि जब फुल बेंच के ऑर्डर का वायलेशन खुल करके गवर्नमेंट कर रही है, हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नियर बाय स्टेट में अनलिमिटेड जुडिक्शन है और आपको सिर्फ 20-20 लाख रुपए का राइट दिया गया, तो ये आपके लिए भी गलत है और ये एक तो डिफेमेटरी भी है और कंटेम्प्ट कोर्ट भी है। हम सही बात के लिए फाइट कर रहे हैं और हमने सर उसको स्टार्ट किया और लॉजिकल एंड तक लेकर गए। मैं आज भी एक चीज कहूंगा कि स्ट्राइक 1 या 2 बार ना करें। ऐसे मैटर में बहुत सेंसिटिव मैटर होते हैं। सभी मुझसे विद्वान हैं, समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने भाइयों से हाथ जोड़ करके एक करबद्ध प्रार्थना आपके प्लेटफॉर्म से भी करूंगा, 1 या 2 बार स्ट्राइक ना करें, सारी वो करें, और पहले उसमें अल्टीमेटम जरूर जाना चाहिए और उसमें एक टाइम फ्रेम में उसको वॉच भी करें हम। और जब उस टाइम फ्रेम में काम नहीं हो रहा तब हम उस पर जाए, क्योंकि स्ट्राइक हमारा एक लास्ट रिसोर्स है सर। अब लास्ट रिसोर्स होना चाहिए सर, पहला नहीं। सर जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले दिल्ली बार एसोसिएशन के इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट और अन्य वकीलों के आपसी झगड़े के कारण आज भी कुछ वकील जेलों में पड़े हुए हैं। क्या ये शोभा देता है? एक तरफ से आप कहते हैं यू आर द गार्जियन ऑफ द सोसाइटी, समाज के संरक्षक हैं, तो आप ऐसे केसेस में क्या मैसेज देना चाहेंगे? अल्टीमेट क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? सर मैं सिर्फ यही कहना इंसिडेंट को कैसे आप देखते हैं? इस इंसिडेंट को मैं सिर्फ इस विषय पे सिर्फ थोड़ा सा ही कहना चाहूंगा जी, कि जब हम किसी पद पर होते हैं जी, पहले तो एक आम आदमी की जिम्मेदारी इस देश के लिए और हर नागरिक के लिए है। हम खास हो जाते हैं जब हम एडवोकेट हैं, क्योंकि हमको माना जाता है कि हमें कानून का कुछ ज्यादा समझ है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन अगर जब हम किसी बार में रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, हम लोग लीडर नहीं हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने बार के हर उन बुद्धिमान अधिवक्ताओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने हमें इस चीज का मैंडेट दिया है, तो वह जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती है और हमें उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते समय अपने विवेक को और अपने ज्ञान चक्षुओं को पूरा खुला रखना चाहिए और उसमें हमारी पूरी कोशिश हो कि कोई कोताही ना हो और कोई इस तरह के इंसिडेंट जो अनप्लेजेंट है ना हो, तो बेहतर है सर। क्योंकि हर चीज की एक नजीर है और नजीर जो है इतिहास बन करके हमेशा एक दंश से चुपती भी है अगर कुछ हमारे साथ में कुछ ऐसा हो जाता है। सर मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। आप मेंबर्स को ये जो हार्डशिप है, ये परेशानियां हैं, इसके लिए आप इंडिविजुअली
चाहे बार नेता होने के नाते या इंडिविजुअल मेंबर होने के नाते आप मेंबर्स को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि आप इसके लिए कुछ ना कुछ कंक्रीट ऐसा करें, पर्टिकुलरली जब आप युवा नेता हैं, जवान मेंबर्स हैं बार के जो हैं और नेता रहे हैं और काफी टाइम आप लोगों ने बार में गुजारा भी है, क्या कहना चाहेंगे मेंबर? सर मैं इस चीज का मैं खुद ये मानता हूं कि आंखों से सामने देख रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं, अपने भाइयों को सफर करते हुए देख रहे हैं। मेरा सिर्फ सर ये प्रयास रहेगा कि इस चीज के लिए संगठित करके, जिस तरह से हमने पहले एक आंदोलन किया था, हमें एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। अगर मेरी बार करती है या कोई और बार करती है, मैं उसके साथ खड़ा हूं और भविष्य में अगर मुझे मौका मिलता है तो मेरी ये पहली प्रायोरिटी पर होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एडवोकेट्स का मतलब एडवोकेट, ये एनसीआर वहां रहना, ये करना, इसका मतलब कुछ नहीं है। हमें चाहे इस चीज के लिए हम अपने बार काउंसिल के अपने माननीय मेंबर से भी मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वो भी इस चीज का संज्ञान लें और इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दें। ये चीज आज इलेक्शन टाइम पर होने की बात अगर होती है तो ये नजीरें हमारी बार काउंसिल पहले पेश करें, इन चीजों में आगे बढ़ करके वो आवाज दें। हम लोग अपनी बार काउंसिल के पीछे, अपनी बारों के पीछे एकदम से खड़े हुए हैं सर, हमें पूरा फेथ है। लेकिन आज उनकी इंटेंशन एक जनरल मेंबर को जब दिखेगी तो हर जनरल मेंबर उनके साथ खड़ा है। लेकिन ये दोनों इशू बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हमारा बेसिक हेल्थ का इशू, दूसरा हमारा प्रोटेक्शन का इशू सर। इसको हम किसी भी उस पर स्पेयर नहीं कर सकते, हल्के में नहीं ले सकते। ये हमको पहले ही लेना था, लेकिन कोविड की वजह से मेरी बार में हम लोग और कामों में लगे रहे, क्योंकि सब लोगों का मिलना मिलाना इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हमारी ये प्रायोरिटी पर था और इसको हमारी अगर डीबीए चैनलाइज करती है, मैं अपनी डीबीए के साथ हूँ, मैं अपने प्रधान सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव के साथ हूँ, कोई और बार करती है उसके साथ हूँ, बीसीडी करती है, मैं अभिवादन के साथ उस चीज को वेलकम करते हुए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और एज ए वर्कर मैं उसके लिए पूरी अपनी ताकत लगाऊंगा सर। सर वकील साहब, इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपके जो मन के अंदर इच्छाएं हैं, जो मन के अंदर एक क्राइटेरिया, जो आप लोग प्रायोरिटीज हैं, आप उसको पूरा करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब लोग, आप वकील साहब इंडिया के न्यूज चैनल पे आप आए हैं। शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जितने व्यूवर्स मुझे देखते हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और सर ये मुद्दे जो आपने वकील भाइयों के लिए उठाए हैं उसके लिए दिल से आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं एडवोकेट बीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।